Yes, so very good morning to all of you. So, the target for today is bookkeeping and bookkeeping in the US pattern, right? So, it's a very easy topic, means this is kind of basic only. And many of you are aware of these basics. आपको शायद ये पता है कि bookkeeping यानी journal ledger कैसे किया जाता है, right? Maybe some of you have no idea about it, लेकिन gradually you will learn and this is the easiest part, okay, of our syllabus. लेकिन द पॉइंट इज कि इसमें जो नया होगा हम सब के लिए वो है द यूएस पैटर्न. ठीक है, तो हम लोग वही जर्नल, वही लेजर, वही सब चीजें देखने जा रहे हैं, बट इन द यूएस पैटर्न. दैट्स इट. ठीक है, सो अगेन एज यूजुअल आई हैव मेड द नोट्स फॉर बुक कीपिंग ऑल्सो एंड आई विल शेयर दिस विथ ऑल ऑफ यू. लेकिन जो मेरा इंटेंशन है वो ये है कि आज की क्लास में सबसे पहले आप लोग इसे देख लो, आप लोग इसे सीख लो. ठीक है, कैसे पैटर्न होता है, कहां क्या लिखा जाता है, ये देख लो एक बार. मतलब किस तरह लिखने का तरीका होता है, हाउ टू अप्लाई द रूल्स, लेट्स लर्न दैट. उसके बाद ये नोट्स में मैंने आपको एक वर्कबुक पैटर्न में दिया हुआ है, जहां पर मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग अननेसेसरी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करो. See, the point is clear that our exam is a multiple choice question based exam. MCQ आने वाले. So you're not supposed to make any format or anything. You don't have to draw anything. है ना? आपको सब मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, क्या नहीं होता है. That's it. Okay? So as a result, मैंने ये formats वगैरह आपको already बना के दे दिए हैं. आपको बस वहां पर डेटा को fill up करना है. ठीक है? So if we begin with this, then I will just show you once. Let's go for the journey. I've made one example here with the help of which we will understand the things. And the journal ledger format is already made here. Already made. Okay? So what you need to do is you just need to fill it up. That's it. Okay? Chali. So with that, let's quickly begin now. So what we are learning? We are learning recording, that is journal entries, and ledger posting. As simple as that. So let's see. Whenever you need to pass a journal entry. Now, मैं इससे पहले कि इस step 1, step 2 को begin करूं, let me tell you one thing, that it is definitely possible that we might face something new in our examination. Okay? Definitely possible that there might be some transaction that is coming in our exam that we are not aware of. मतलब हमें उसका journal entry पता ही नहीं है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं है किसी किताब में. ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट आवर एग्जाम इज अ नॉलेज बेस्ड एग्जाम. ओके, इट्स नॉट अ थ्योरी बेस्ड एग्जाम कि आप लोग ये 10 लाइन पढ़ लो, उसमें से कोई एक लाइन आएगा एग्जाम में. ऐसा नहीं होगा. सो वॉट एवर यू आर लर्निंग, you have to build your knowledge and then you have to apply that in the questions that you will see in the examination. ठीक है, तो अगर ऐसा है, देन इन दैट केस अगर कुछ नया आया तो मुझे किस तरह से सोचना चाहिए, ये इंटेंशन से मैं आपको ये स्टेप्स बता रहा हूं. ठीक है, सो लेट्स लर्न दिस. सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन और इवेंट. दैट इज बेसिकली, पहले ये देख लो कि व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, व्हाट एग्जैक्टली इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो कल तक हम लोगों ने जो देखा, मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोगों को ये तो समझ में आ गया कि अकाउंटिंग के जरिए मैं मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो को लोगों तक पहुंचा रहा हूं. राइट? सो आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई रिकॉर्ड इट. है ना? तो मैंने सबसे पहले ये जान लिया. ठीक है, ओके. अब ये कैसे जाना जाता है? दिस इज रिकॉग्नाइज व्हेन वी लुक एट द सोर्स डॉक्यूमेंट, दैट इज द एविडेंस. ठीक है, ये देख के हमें यहां पर समझ में आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रांजैक्शन. नाउ व्हेन वी गो अहेड, देयर आर टू अप्रोचेस दैट वी मे अडॉप्ट. वन अप्रोच इज द कैश basis of accounting and the other approach is the accrual basis of accounting. Now the accrual basis is a standard assumption. No, okay, normally speaking we, in absence of information, adopt the accrual basis. But yes, there is also something called as cash basis. Now what happens in cash basis and accrual basis? Let's learn about that. Okay, so if I tell you there is this person and this person, okay, now if he sold some goods to this person and he immediately makes the payment, okay, so what happens is that this means you get the cash immediately, right? Suppose this transaction happened
on 4th, suppose, okay? So what will happen is that you're immediately getting the cash. So there is no confusion at all. You will record that immediately on 4th, okay? But confusion arises when suppose this man doesn't make the payment on the same date. He's not making the payment on 4th, okay? So let's try to understand. Now suppose this transaction happened on 4th, okay? But this guy made the payment on suppose 10th, right? So he sold the goods on 4th and the money was collected on 10th. Suppose this happened, okay? So we have two different approaches. One is the cash basis. Cash basis says that record or recognize the information only when you get the cash, okay? Till the point you don't receive the cash, don't recognize it, okay? So on 4th, we sold the goods, but did we collect the cash? No, we collected the cash on 10th. So cash basis says record this transaction on 10th because we collected that money on 10th, okay? But on the other hand, if suppose we follow accrual, now this is more logical. Accrual simply says record the transaction whenever it happened. जब भी वो ट्रांजैक्शन हुआ उसी वक्त हम उसे रिकॉर्ड कर लो. ये ट्रांजैक्शन कब हुआ? कैन आई से 4 तारीख को हुआ, है ना? तो अगर 4 तारीख को हुआ तो आप 4 तारीख को ही इसे रिकॉग्नाइज कर लो. अब रिकॉग्नाइज करूंगा तो क्या रिकॉग्नाइज करूंगा? दैट वी हैव सोल्ड द गुड्स, सो वी विल रिकॉग्नाइज सेल, द इंफॉर्मेशन ऑफ सेल. But the point is that we follow dual aspect. Dual aspect means double entry. If I'm recording one of the aspects, I also need to record another aspect, right? So we need to see that अगर मैंने सेल किया, अगर मैंने मेरे गुड्स बेचे, तो बदले में या तो मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, लेकिन यहां तो पैसे मिले हैं नहीं. So if we didn't receive the money, then in that case, I need to recognize that the money is still receivable. भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो अपना सेल कर दिया. तो अगर मैंने अपना सेल कर लिया, then in that case the money is receivable from the other party, right? So मुझे इस तरह से इस ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज कर लेना है. कब? On 4th, okay? So on 4th we know that there is some person from whom some money is to be collected, okay? And later on 10th, when we collect the money, I will show that the money is settled. The receivable is now settled. So I will pass another journal entry, another information on 10th. So accrual थोड़ा डिटेल में जा रहा है. डिटेल में जा रहा है मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ, भले ही पैसे आए हो या ना आए हो, हम उसे immediately recognize करेंगे. ठीक है? And after that, whenever the account finally gets settled, we will again recognize an information. This is accrual. While if we follow the cash basis simply कहता है कि 4 तारीख को आप इसे इग्नोर करो सर, क्योंकि कोई पैसे आए ही नहीं. हाँ, अगर 4 तारीख को पैसे आ गए होते तो डेफिनेटली हम रिकॉग्नाइज करते, लेकिन अगर 4 तारीख को मेरे पास पैसे ही नहीं आए, जस्ट इग्नोर इट. आई विल रिकॉग्नाइज इट व्हेन आई एक्चुअली कलेक्ट द मनी. ठीक है? तो ये दो अलग अलग अप्रोच होते हैं, जिसमें जाहिर सी बात है दिस अप्रोच इज मच मोर सुपीरियर, राइट? तो accrual is a standard assumption. In absence of information, we will always assume accrual. Okay? चलिए, तो सबसे पहले तो मुझे यही देख लेना है कि सर हम लोग कौन से बेसिस में जा रहे हैं और हमारा ट्रांजैक्शन या इवेंट क्या है. Okay? Now, once we recognize that, step 2. Step 2 is we have to study the nature of the transaction. Now, this is something that is ignored by many. Okay? Many people, many students develop a habit कि सर कोई भी अगर ट्रांजैक्शन मेरे सामने आया तो मेरे टीचर मुझे बता देंगे कि इसका आंसर क्या है और मैं उसे याद कर लूंगा. I will just mug up it. I will just memorize it. Okay? So this approach should be avoided. Okay? Reason being, not necessarily you will find the same transactions every time. Okay? So the point is that develop this habit, study the nature, and accordingly frame the journal entry. So how will you study the nature? Let's try to understand. We will first of all identify whether the transaction is of the current year or some other year, because our recording pattern will vary, will differ. If it is for the current year,
If it is for the next year, I'm making a payment in advance or I'm receiving some money in advance, so I need to recognize that accordingly. अगर वो इस साल का नहीं है, वो अगले साल का है, तो उसका recognition भी उसी तरह से होगा. इसी तरह से even this is possible that I'm making a payment or I'm collecting a money, but it is not of the current year. It belonged to the past year. The past year's money was not collected in the past year or was not paid in the past year. We are collecting it now or we are paying it now. So accordingly मेरा accounting करने का तरीका बदल जाएगा. So सबसे पहले तो मुझे ये देख लेना है कि ये कौन से ईयर को बिलोंग कर रहा है. ठीक है. दूसरा, मुझे ये देख लेना होगा कि क्या ये कैपिटल नेचर का है या ये रेवेन्यू नेचर का है. ओके, नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट डिस्कशन. मुझे क्या देखना है? मुझे ये देखना है कि इज इट ऑफ कैपिटल नेचर और इज इट ऑफ रेवेन्यू नेचर. Okay, let's understand this very carefully. Okay, capital nature or revenue nature. Let's see. So we have an n number of transactions where there will be an outflow of money or there will be an inflow of money. Okay. Now, with respect to dual aspect concept, we know that this outflow is always for a purpose. Whenever we are into business, if we are making any payment, there has to be some defined purpose, right? Or suppose if I'm receiving some money, again there has to be for some defined purpose, right? So outflow or inflow, there is always a purpose behind it. Okay. Now if we zoom into that particular purpose, okay, then we will find that it might be a long-term purpose or a short-term purpose. Okay. Now, how to identify that? Let's see. Like, say for example, I am buying this iPad. I bought this iPad. Okay. So this iPad, just think about it. जैसे ही मैंने इसे यूज किया, यूज करने के एक साल बाद क्या मैं बढ़िया किसी नदी में जाके इसे विसर्जन दे दूंगा? नहीं ना, सवाल ही नहीं उठता, है ना. अब आप लोग कहोगे सर आपका आईपैड है, आपकी मर्जी. अरे भाई, आप अपना आईपैड के बारे में सोचो. अगर आप आईपैड खरीदोगे या आपने खरीदा एप्पल का मैकबुक, है ना, एक साल बाद उसे नदी में विसर्जन दोगे? सवाल ही नहीं उठता, राइट? सो यू नेवर विल डू दैट, राइट? यू आर यूजिंग इट, इट इज स्टिल यूजेबल, इट हैज अ लाइफ, राइट? सो द आईपैड, वी नो इट हैज अ लाइफ फॉर मोर देन 1 year. So when I bought this, I made the payment, but I know that this payment is not just for 1 year. This payment is for a longer period of time, maybe 4 साल, maybe 5 साल, maybe 10 साल, right? तो अगर ऐसा कुछ है, then this will be considered as a long-term expenditure. Getting me? तो मेरा अकाउंटिंग करने का तरीका भी यहां पे बदलेगा. जाहिर सी बात है, आप कॉमन सेंस लगाइए, लॉजिक लगाइए. अगर मैं जानता हूं कि मुझे इस आईपैड, जिसके पीछे मान लो मैंने खर्च किया है अराउंड $2,000 मैंने आईपैड के पीछे खर्च कर दिए, और मुझे ये पता है कि दिस इज नॉट फॉर 1 year, दिस एक्सपेंडिचर इज फॉर 5 years. तो मेरा अकाउंटिंग करने का तरीका भी वैसा ही होगा ना. ईच ईयर will I recognize whole of 2000? No, I am gonna recognize some part of 2000 in the first year, some part of 2000 in the second year, some part of 2000 in the third year, and so on. मतलब मैं उस 2000 को डिवाइड कर रहा हूं in the 5 years. करेक्ट? सो ये जो कर रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दिस इज अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, या इसी को मैं टेक्निकल भाषा में कहूंगा, दिस इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर. Okay, I hope you're getting this. Okay, so this is capital expenditure. What do you mean by capital expenditure? The basic thing is, whenever you spend any money or suppose you receive any money, if suppose the purpose is long term, we call it as capital in nature. And if alternatively the purpose is a short term purpose, what do you mean by short term purpose? Like, say for example, suppose we paid salary to our staff. Okay, हमारे पास staff काम कर रहे हैं, we paid them salary. So I paid $3,000 to as a monthly salary to my one of the staff members. Okay, think about it. If I'm making a payment of $3,000, एक महीने के लिए दे रहा हूँ, right?
सो डज दैट मीन कि मैं उस सैलरी के बदले में पूरे 5 साल तक उससे एक्सपेक्ट करूं कि वो जॉब करते रहेंगे यहाँ पे, मतलब सिर्फ वही सैलरी, एक ही महीने का सैलरी दूंगा? आई एम नॉट मेकिंग एनी अदर पेमेंट. थिंक अबाउट इट. You are that employee. I am giving you $3,000 and I am expecting कि आप 5 साल तक उसके बदले में काम करो. बस पैसे मत मांगना. $3,000 दे दिए भैया आपको, है ना? Now I know what you will do. First of all, सबसे पहले तो $3,000 का इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखोगे कितने रुपए होते हैं. Is it enough or not? ठीक है. But anyways, पॉइंट इज कि अरे भाई हर महीने काम करोगे तभी तो हर महीने की तनख्वाह दूंगा, तभी तो हर महीने काम करोगे कोई भी. सीधी सी बात है. So the money that I'm making, the payment that I'm making is only for a month. It is not for complete 5 years. So that payment is revenue in nature. ठीक है? एक simple सा example लेके देखो. Like say for example you bought a 2-wheeler or a 4-wheeler. Okay? You expect that 2-wheeler or 4-wheeler to survive for at least 5 years maybe. कम से कम 5 साल तो चलाओगे उसे. So that 2-wheeler or 4-wheeler cost is a capital expenditure. लेकिन उसमें जो फ्यूल आप डाल रहे हो, द पेट्रोल, डीजल और जो चार्ज कर रहे हो आज के डेट पे ईवी, है ना, तो ये जो खर्चा हो रहा है ये तो हर बार लग रहा है ना. सो दैट एक्सपेंडिचर विल बी अ रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर. ओके, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. ये वाला जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड. लेकिन द पॉइंट इज कि यहां पर हमें थोड़े से गहराई में जाना होगा, क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस देखने मिलेंगे वहां पर जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसे बेसिक ही क्वेश्चंस देखने मिले. हो सकता है इससे थोड़े से हाई लेवल के भी क्वेश्चंस हमें दिखाई दे, है ना. तो मैं वो भी आपको बता देता हूं. और साथ ही साथ सिंस वी आर इनटू एफएमए एंड सीएमए प्रोग्राम, तो मैं जब कोई कॉमन चीज बता रहा हूं तो मैं आपको थोड़ा गहराई में ही उसके बारे में बता दूंगा, जो कि आपके सीएमए एग्जाम में भी काम में आ जाए, है ना. तो मैं थोड़ा सा इसमें और एलैबोरेट कर रहा हूं, यहां तक लिमिट नहीं कर रहा हूं, थोड़ा और डिटेल बता रहा हूं. ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं अभी. सो सपोज आई जस्ट टोल्ड यू दैट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के डिवीजन के बेसिस से हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कैपिटल इन नेचर एंड व्हाट इज रेवेन्यू इन नेचर. ओके, नाउ देखो, सपोज मैंने एक एसी खरीदा. ठीक है, जब मैं शॉप में गया तो इसमें प्राइस टैग लगा हुआ था से अराउंड $1,000. ठीक है, $1,000 का इसमें प्राइस टैग लगा हुआ था. ओके, सो इतना पैसा देके मैं इसे खरीद के ला रहा हूं. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि जब मैं इसे अपने ऑफिस में या अपने शॉप में, जो भी मेरा वर्क प्लेस है, वहां लेके आ रहा हूं, तो यहां लेके आने के बाद इट इज अ स्प्लिट एसी. ठीक है, तो इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा. ओके, इंस्टॉल करने के लिए मैंने किसी एग्जीक्यूटिव को बुलाया, वो बोला कि इट्स नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स चार्जेबल. ओके, सो नाउ सपोज आई एम मेकिंग अ पेमेंट ऑफ अराउंड $50. ठीक है, अराउंड $50 अगर मैं पे कर रहा हूं. ये मैंने कुछ ज्यादा पकड़ लिया एक्चुअली, लेकिन ठीक है, व्हाटएवर, जस्ट इग्नोर इट. बट एनीवेज मैंने $50 का पेमेंट किया है सपोज फॉर इंस्टॉलेशन. ओके, सो फॉर इंस्टॉलेशन अगर मैं इतना पे कर रहा हूं, देन इन दैट केस to bring that AC into a working condition, the total money that I am spending is $1,050. I hope you are getting this, huh? ऐसा मान लो कि एक एसी नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल एसी मैंने खरीदे और उसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे $50 का और पेमेंट करना पड़ा. So can I say that ultimately to bring that AC into working condition, I had to pay $1,050, right? So this $50 which I am paying for installation, this also will be considered as part of the cost of AC. This also will be considered as part of cost of the AC. Okay, and hence this $50 will also be a capital nature expenditure. Okay, now try to understand, this is not something that is recurring in nature. This is something that is one time. You're paying that money only once, okay, just to install the AC, right? दूसरी बात, you are paying that before that AC comes into a working condition, right? तो कोई भी असेट को अगर मैं एक्वायर कर रहा हूं तो उससे रिलेटेड मुझे ये भी देखना होगा कि उससे रिलेटेड कोई वन टाइम एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, एंड दैट आल्सो टू ब्रिंग इट इनटू अ यूजेबल कंडीशन. तो such expenditures also are considered as part of cost and hence will be considered as capital in nature. Okay? But yes, once the AC comes into a working condition, after that, if suppose I am making any expenditure
Normally speaking, the after use expenses are always considered as revenue in nature because these are basically to maintain that asset in a working condition. So try to understand the expenditure incurred to bring it into working condition, that's capital in nature. And the expenditure incurred to continue or maintain the working condition, that's revenue in nature. Okay, is this clear? ये डिफरेंस सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये ध्यान में रखना क्योंकि मैं जो कह रहा हूं, डोंट एक्सपेक्ट कि ये वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे एज इट इज, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे. नो, हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चन में या तो आपको जर्नल एंट्री फ्रेम करने के लिए कहा जाएगा, या तो कोई अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, या तो सिंपली कोई लिस्ट ऑफ अमाउंट्स दे देंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें से कैपिटल नेचर का कितना है और रेवेन्यू नेचर का कितना है. सो इट विल बी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, इट वोंट बी सिंपल थियरी बेस्ड क्वेश्चन. ओके, सो ये बात अच्छी तरह से सब लोग समझ लेना. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस. एनी डाउट्स एनीवन? यहां तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट्स? अरे तुम लोगों को डाउट से नहीं आते भाई. दो ही बातें हो सकती है, अगर डाउट्स नहीं आ रहे तो दो ही बातें हो सकती है. या तो सबको बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ रहा है इसलिए कोई डाउट नहीं आ रहा, और दूसरा ये हो सकता है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इसलिए डाउट नहीं आ रहा है. उम्मीद करता हूं पहला वाला ही चीज हो रहा है. राइट? चलिए ठीक है, लेट्स मूव एंड. नाउ 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 मैंने अभी अभी आपको कहा कि ये एसी इंस्टॉल हो गया तो उसके बाद जो भी मेरे खर्चे आ रहे हैं, दीज आर नॉर्मली सपोज टू बी रेवेन्यू. मैंने कहा नॉर्मली. ठीक है, सो सर एक बार अगर एसेट यूज के कंडीशन में आ गया तो उसके बाद के खर्चे नॉर्मली तो रेवेन्यू है, लेकिन ये भी कभी कभी कैपिटल इन नेचर हो सकते हैं. नाउ दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड अ बिट मोर. नाउ व्हाट आर दिस? देखिए, मैं बात कर रहा हूं अबाउट सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस टाइमलाइन. अगर मैं इस टाइमलाइन की बात करूं, ये वो शॉप है जहां से मैंने एसेट को खरीदा. ठीक है, ये मेरा ऑफिस है ना? ये शॉप है और ये मेरा ऑफिस है. ठीक है, तो अगर मैंने इस चीज को खरीद के यहां लाने के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर इंकर किया टिल द पॉइंट इट इज गेटिंग इंस्टॉल्ड हियर, हर एक्सपेंसेस will be considered as capital in nature. But अगर इसके बाद अगर मुझे कोई भी एक्सपेंडिचर लग रहा है, then such expenses are normally supposed to be revenue in nature. ठीक है, but कुछ exceptional circumstances में these also will be capital in nature. Now, what are these exceptional circumstances? Let's see. If suppose the spending, the payment that we made results into some change in the asset. Okay, and how that change will occur? So the change is in the nature that the asset becomes bigger or better or longer. मैंने तीन शब्द लिखे. क्या लिखा मैंने? Bigger, better, longer. Okay, अगर ऐसा कुछ रिजल्ट आया तो भी मैं इस एक्सपेंस को कैपिटल नेचर का ही मानूंगा, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई एम इंकरिंग द एक्सपेंडिचर आफ्टर इट्स इंस्टॉलेशन लेटर देन इट्स फर्स्ट टाइम यूज. ओके, अब ये क्या है सर? ये बिगर, बेटर, लॉन्गर, ये क्या है सर? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. सी, मेरे पास एक घर है. ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर. अब मैंने एक और फ्लोर यहां पे कंस्ट्रक्ट कर लिया. सो घर बढ़ा कि नहीं? है ना? एसेट बिकम्स बिगर, है ना? सो एनी सच एक्सपेंडिचर जिससे कि एसेट बढ़ जाए, तो सच एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो कैपिटल इन नेचर. ओके, दूसरा बेटर. नो, व्हाट डू यू मीन बाय बेटर? बेटर का मतलब यह होता है, दो तरह से बेटर होता है. एक, जो एसेट मैंने खरीदा इसको मैं मेरे बिजनेस के यूज के लिए खरीद रहा हूं, वही तो खरीद नहीं रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, यानी डेफिनेटली आई एम बाइंग दैट एसेट सो दैट इट गिव्स मी सम बेनिफिट, राइट? सो हो सकता है मैंने कोई मशीन खरीदा, ठीक है, और उस मशीन की मदद से आई एम प्रोड्यूसिंग सम गुड्स. ओके, सो अगर मैंने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर इंकर किया जिससे कि मेरा रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी एनहांस हो जाए, रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, ठीक है,
सो ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिससे रेवेन्यू अर्निंग करने का अपॉर्चुनिटी बढ़े, इनको मैं क्या कहूंगा? इनको मैं कहूंगा अगेन एज कैपिटल इन नेचर। अब ये थियरी समझ में नहीं आता सर, एग्जांपल बताओ, ऐसे समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए लेट्स सी। तो सपोज मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान के चलिए जेनिक सर के ऊपर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो जेनिक सर ने सपोज एक क्लासरूम बना के रखा है जिसका हाइट काफी बड़ा है, काफी ऊंचा क्लासरूम है। ठीक है, तो सर ने ये जो क्लासरूम यहां पे बना के रखा है उसमें मान लो कुछ 100 बच्चे वहां पे बैठ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो सर से पढ़ना चाहते हैं, सब लोग वहां पे बाहर रुके हुए हैं, वो लोग आके कह रहे हैं कि सर हमें पढ़ना है। सर सर कह रहे हैं जगह नहीं है यार, हाउ कैन आई अकोमोडेट यू, प्रॉब्लम ये है। सो व्हाट ही डिड इज, उन्होंने सिंस हाइट काफी बड़ा था इसलिए उन्होंने ऐसे ही ऊपर एक बालकनी की तरह ऐसे ही कुछ कंस्ट्रक्शन करवा लिया जिसमें कुछ और बच्चे वहां पे बैठ पाए। यू गेटिंग मी? तो यहां ये जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया, इससे हुआ क्या? इससे और बच्चे बैठ पा रहे हैं, यानी बेसिकली बिजनेस और एनहांस हो पा रहा है। गेटिंग मी? तो अगर एडिशनल कोई भी एक्सपेंडिचर करने से योर रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी इज इंक्रीजिंग, then even that expenditure that you have incurred will be considered as capital in nature. क्या दिमाग में अभी अच्छे से? ठीक है, ये कहते हैं बेटर होना। अच्छा, एक और चीज है जिससे बेटर हो सकता है, व्हाट इज दैट? सर मैंने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर इंकर किया जिससे ना मेरे रेगुलर जो डेली एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए मुझे जो एक्सपेंसेस लग रहे हैं, लाइक ये इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा लग रहा है या एनीथिंग, मैंने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर इंकर किया जिसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस कम हो जाएगा, या मेरे जो रेगुलर पेट्रोल डीजल फ्यूल एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे, या एनीथिंग जो मेरे रेगुलर वर्किंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर इंकर किया जिससे वो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस कम हो गए, वर्किंग एक्सपेंसेस कम हो गए, तो भी इट इज अल्टीमेटली बिकमिंग बेटर, है ना? तो ऐसे खर्चों को भी मैं क्या मानूंगा? एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तीसरा मैंने कहा लॉन्गर। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गर? लॉन्गर मींस कोई ऐसा एक्सपेंडिचर इंकर किया जिसकी मदद से एसेट का लाइफ बढ़ गया। भाई एसेट का लाइफ वैसे तो 5 साल था, लेकिन इस एक्सपेंडिचर की वजह से नाउ इट विल कंटिन्यू फॉर 8 इयर्स, है ना? लाइफ बढ़ गया। सो ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जिससे एसेट का लाइफ बढ़ जाए, अगेन विल बी रिगार्डेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये क्लियर? चलिए, तो कमिंग बैक, we need to identify whether it is of capital nature or whether it is of revenue nature, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग करने का तरीका अकॉर्डिंगली बदल जाएगा। अगर ये कैपिटल नेचर का है तो मैं इसे लॉन्ग टर्म ट्रीट करने वाला हूं और मेरा अकाउंटिंग करने का तरीका भी लॉन्ग टर्म इंटेंशन से होगा, और वहीं पे रेवेन्यू नेचर का ट्रीट कर रहा हूं तो मैं इसे शॉर्ट टर्म ट्रीट कर रहा हूं सर, तो मेरा अकाउंटिंग करने का तरीका भी वैसा ही होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर आई डेबिट और क्रेडिट एनी अकाउंट, विच नॉर्मली स्पीकिंग बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन देखते उनके दिमाग में जर्नल एंट्री आ जाता है कि ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्रेडिट। वी रियली थिंक अबाउट द रीजन बिहाइंड व्हाई इट इज गेटिंग डेबिटेड, और ऐसा ही क्यों हो रहा है भाई, है ना? तो वही थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस थोड़े उस लेवल के आ सकते हैं। हो सकता है इजी भी आए, डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी आए, है ना? तो यहां भले ही ना आए, लेकिन सीएमए में तो बिल्कुल आ सकता है, इसलिए थोड़ा अच्छी तरह से इसको समझ लेना जरूरी है। हालांकि सीएमए में हमें जर्नल एंट्री नहीं आएगा, इट विल बी समथिंग एल्स, लेकिन ये जो कैपिटल रेवेन्यू, ये जो एप्लीकेशन मैंने कहा, ये जरूर वहां पे हमें नजर आ सकता है। ठीक है, उसके बाद मुझे ये भी देखना होगा कि इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनी स्पेसिफिक लॉ और इज देयर एनी गैप रिक्वायरमेंट, ये भी मुझे देख लेना होगा। क्या यूएस गैप इसके बारे में मुझे कुछ कहता है? अगर कुछ कहता है तो मुझे उसके बारे में मालूम होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आई शुड डेबिट और क्रेडिट इट। ठीक है, अब देखो ये कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस गैप मुझे कहता है कि अप्लाई मटेरियलिटी, अप्लाई मटेरियलिटी। ठीक है, like say for example I just told you that anything that is long term should be recognized accordingly. ठीक है, what if that that amount is not material enough? Okay, like say for example I just told you that I have this iPad and I can use this for the coming 5 years. ठीक है, now if I take the example of any of the girls, suppose I'm taking the example of girls willingly because I'm taking an example of stationery. ठीक है, बॉयज के ऊपर एग्जाम्पल ये फेल हो जाएगा क्योंकि स्टेशनरी मटेरियल्स बॉयज कभी संभाल के रखते हैं नहीं, करेक्ट?
हाँ जी, लेकिन गर्ल्स बड़े संभाल के रखते हैं, उनके पास पूरी दुकान होती है, स्टेशनरी की दुकान होती है, राइट। पाउच लेके घूमेंगे जिसमें एक रेड कलर का पेन, एक पिंक कलर का पेन, एक ग्रीन कलर का पेन, एक ब्लू कलर का पेन, एक ब्लैक कलर का पेन, एटसेट्रा एटसेट्रा होंगे, राइट। ओके चलिए, सो द पॉइंट इज कि सपोज यू बॉट अ पेंसिल, अप्सरा का पेंसिल, ओके। नाउ दैट अप्सरा पेंसिल, अगर बॉयज की बात करें तो 2 दिन बहुत हो गया उसका लाइफ, ठीक है। आफ्टर दैट तो वो गायब हो जाएगा, मतलब मिलेगा ही नहीं, कहां है पता नहीं, नया खरीदना पड़ेगा। तो बॉयज की बात छोड़ दो, लेकिन गर्ल्स बड़े संभाल के रखते हैं भाई, ठीक है ना। मतलब उनके 1 साल से ज्यादा चल जाते हैं पेंसिल्स, है ना। अब ये पेंसिल खरीदा कितने, 5 रुपए 10 रुपए में समथिंग, इतने में खरीदा, ओके। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर आप ऐसा कह रहे हो कि ये भी तो लॉन्ग टर्म है सर, ये पेंसिल आई विल बी यूजिंग फॉर कमिंग 5 years, है ना। अगर ऐसा सोचते हुए आप उसकी अकाउंटिंग 5 साल तक करोगे, इमेजिन 10 रुपए का पेंसिल 2-2 रुपए करके हर साल चार्ज करोगे। ये मैंने इंडियन रुपीज में ही कहा, क्योंकि डॉलर्स में कहूंगा तो वो सेंट्स में आएगा, बहुत ही ज्यादा अजीब साउंड करेगा, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये भले ही लॉन्ग टर्म है लेकिन मटेरियल नहीं है, इट्स इमटेरियल। इमटेरियल का मतलब क्या हुआ, उतना अहमियत नहीं रखता। समझ रहे हो मेरी बात को। मटेरियलिटी क्या होता है, वो चीज जो हमारे लिए काफी अहमियत रखता है वो होता है मटेरियल, और कुछ चीजें जो हमारे लिए अहमियत नहीं रखते वो होता है इमटेरियल, ठीक है। कोई सुन तो नहीं रहा, चलो एक चुपके से एक बात बताता हूं, ठीक है। क्या है कि मैं घर से क्लास ले रहा हूं, तो थोड़ा सा रिस्क वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है ना। अगर बाजू से अगर सुन ले तो पता चला उधर से एक समझ रहे हो ना बात को, हाँ, इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, आई ऑल्सो हैव अ डॉटर, ओके। तो मैं देखता हूं कि अगर उसकी मम्मी उसको दिन भर डांटते रहे, कितना भी डांटते रहे, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। कितना भी डांटे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने एक बार भी आंखें भी बड़े कर दिए, भाई साहब फिर तो मतलब महीने भर तक उसका असर देखना पड़ता है, ठीक है। तो बाद में समझ में आया कि उसकी मम्मी की डांट उसके लिए इमटेरियल है, और मेरी डांट बहुत ज्यादा मटेरियल है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे, बहुत सारे जन। सुना तो नहीं ना, थैंक गॉड, बच गए। नहीं तो समझ सकते थे कल का क्लास और आने वाले कुछ दिनों का क्लास फिर कैंसिल हो जाता अगर सुनाई देता तो। खैर एनीवेज, सो ऐसा आप लोग भी घर पे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, है ना। दैट इज समथिंग दैट इज क्वाइट कॉमन, राइट। ये मैं गर्ल्स के ऊपर फिर भी एग्जाम्पल फ्रेम कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी है और मैं जानता हूं कि मैं कितना बायस्ड हूं। ठीक है। सो एनीवेज, सो कुछ चीजें आपके लिए अहमियत रखते हैं, सो ये हो गया मटेरियल, और कुछ चीजें आपके लिए अहमियत रखते ही नहीं है, क्या है, दैट इज व्हाट इज इमटेरियल। गेटिंग मी। अब जरा सोच के देखो, आपके पास वो अप्सरा का पेंसिल है, वो अप्सरा का पेंसिल अगर हाथ से गिरे तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे पास ये एप्पल का पेंसिल है, एप्पल, आई गेस द कॉस्ट इज 10,000 रुपीज, इंडियन रुपीज में अगर मैं कहूं तो। ये अगर मेरे हाथ से गिरे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, समझ रहे हो बात को। ये मेरे लिए मटेरियल है, लेकिन वही अप्सरा का पेंसिल इमटेरियल है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूएस गैप कहता है कि भाई हर चीज को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म करके रिकॉर्ड मत करो भाई, इफ इट इज इमटेरियल इग्नोर इट। आई होप यू गेटिंग दिस, ठीक है। तो इफ देयर इज एनी यूएस गैप रिक्वायरमेंट वी हैव टू अडॉप्ट इट अकॉर्डिंगली, ओके। चलिए, तो आई होप यू अंडरस्टूड द स्टेप 2. Step 2 is, before moving on to the debit and credit immediately, you should understand the nature of the transaction or event. ठीक है, okay. Now step 3 is identify the two accounts and debit credit, है ना। आपको जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व करने हैं, क्योंकि डुअल एस्पेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं और उनको डेबिट क्रेडिट करना है। Now how do we do this? Let's try to understand this. So the two aspects in the transactions are classified as accounts, okay, and are categorized further as assets, equity, liability, revenue or expense, okay. Now what do you mean by assets? Resources that are owned by the business, whatever we own, okay,
That is what is your asset. Okay. Now please understand, owning means there will be two different forms of owning. Okay. One is actual owning, where you buy the asset. Okay. You actually become the owner in the documents of the property. But the other way of owning is leasing. What do you mean by leasing? You are taking something, you are taking the rights of using any particular asset for a long period of time. आप उसका सिर्फ possession ले रहे हो and you have the rights to use that for a long period of time. That is what is called as leasing. तो ये दोनों से ही आपके पास ओनरशिप आ रहा है. एक में तो टाइटल का ओनरशिप आ रहा है और एक में सिर्फ पोजीशन आ रहा है, लेकिन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, लॉन्ग टर्म लीज. तो ये दोनों से ही आपके वो असेट्स कहलाए जा सकते हैं. ओके. सेकेंडली, वी टॉक अबाउट लाइबिलिटीज. Okay, what do you mean by liabilities? Liabilities are nothing but our obligations, whatever we need to pay to anyone. किसी को भी मुझे पैसे देने हैं, that is my liability. ठीक है. नंबर 3, इक्विटी. इक्विटी यानी भाई बहुत सारे जनों को पैसे देने हैं, लेकिन यहां पर एक बंदा खास है, ये हमारा ओनर है सर, बिजनेस का ओनर है ना. तो जो बिजनेस का ओनर है, हम उसका भी अकाउंट मेंटेन करेंगे. Why? Because we treat the business and the owner of the business as two separate persons. Okay, the owner of the business is a separate person and the business is a separate person, right? So if I talk about the owner from the point of view of the business, then from the point of view of business, the owner is also a separate person. So we will be maintaining an account for them and hence it will be called as equity. Okay, इंडिया में हम इसे कैपिटल कह के पुकारते हैं, यहां पर भी कैपिटल ही कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदलेगा. आई विल टेल यू. ठीक है. उसके बाद आता है रेवेन्यू. रेवेन्यू यानी हमारे इनकम, बिजनेस करके जो भी हमारे रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं, इनकम जनरेट हो रहा है, दैट इज व्हाट इज रेवेन्यू. एंड एक्सपेंसेस, जो भी कमाने के लिए पहले खर्च करना पड़ता है भाई, है ना. डायरेक्टली वी डोंट स्टार्ट अर्निंग, वी फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू स्पेंड सम मनी. सो उस कमाई के लिए जो भी खर्च करना पड़ा, दैट्स व्हाट इज बाय एक्सपेंस. ओके. तो ये 5 चीजें हैं सबसे पहले. सो ये जो 5 चीजें हैं, इन 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करने के बाद वी हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर. डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं. ठीक है. अब लेट मी इलैबोरेट दिस एंड टेल यू अ बिट मोर, क्योंकि ये इलैबोरेशन से इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग मैथ्स लगाए, डोंट वरी, बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं लगाऊंगा, थोड़ा सा ही मैथ्स लगाऊंगा, लेकिन हल्का सा अगर मैथ्स लगाए, देन इन दैट केस ये पूरे रूल हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे. ठीक है. So let's try to understand. Again, let me come back to a blank page. ठीक है. सर देखिए, let me introduce you to the accounting equation. Accounting equation. Okay. Now what the accounting equation says is, let's try to understand. There is an owner, okay, and there is some business that he is starting. है ना. हम इन दोनों को सबसे पहले अलग अलग मानेंगे. अब ऐसा क्यों करेंगे सर? क्योंकि ओनर ऑल्सो हैज अ पर्सनल लाइफ एंड बिजनेस लाइफ इज डिफरेंट, राइट? अब ओनर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अगर कोई गिफ्ट खरीदता है, सो दैट्स हिज पर्सनल मैटर, उसका बिजनेस से क्या लेना देना. एंड वी डोंट वांट टू मिक्स देम अप, वी डोंट वांट टू मिक्स दिस थिंग्स अप, है ना. तो इसलिए मुझे मस्त ऐसा खिचड़ी नहीं बनाना है सब चीजों को मिक्स करके. इसलिए टू कीप द बिजनेस ट्रांजैक्शन सेपरेट एंड द ओनर्स ट्रांजैक्शन सेपरेट, वी usually treat them as two separate persons. Now we are learning accounting from the point of view of the business. Okay, so business when started starts with a zero. Business has nothing, it starts with a zero. Okay, so the first investment into this business is made by the owner. To go ahead we need money, and from where we will get the money? So the first money comes from the owner. Okay, so whenever the money is coming, the business will say, yes, I have money. So it will say that, yes, I own this money. But ultimately, is it its money? The business's money? No, it was given by the owner. So whatever the business owns, ultimately it owes it to someone or else. Now maybe the first investment was made by the owner, but later on there can be some outsider who is also willing to invest in this business. He is also investing in the business. So if some outsider is investing, we normally recognize that as a liability, right?
But anyways, can I say that even that money, even if that comes to us, we have that money with us, we have that money in our wallet, but ultimately we have to pay it back to someone, right? So this is the story of every business. Whatever the business owns, because it starts with a zero, so whatever it owns, it ultimately owes to someone else. Okay? So if I talk about this again, then whatever we own, we call it as our asset. Okay? But it ultimately, we owe it to someone. So owe it to someone means that someone can be the owner, that someone can be an outsider. Okay? So whatever asset we have, we owe it back to either the owner, we call it as equity, or we owe it to some outsider, we call it as liability. Okay? So this is our accounting equation. What is the accounting equation? Asset is equal to equity plus liability. In short, A is equal to E plus L. Okay? Now we can simply simplify it like suppose we can say if A is equal to E plus L, then can you tell me what will be E? Assets minus liabilities. Tell me what is L? Assets minus equity. Correct? Quite simple. Okay? So we have these three different equations, and if we look at it mathematically, then there will be continuously some or other transactions that will be happening. So if I am saying that asset is equal to equity plus liability, the left hand side is asset, the right hand side is equity plus liability, then this equality sign is something very important. So if there is change in any of these three, there will be a consequent change in any of these three again, right? So let's look at it. Like say for example, if I talk about asset, then do you think that there will be just one asset in the business? No, there will be multiple assets that we will have, right? Now equity, now possible that there can be just one equity, that is only one owner, but even this is possible that we might have multiple equity, that is multiple owners. Like if we are running in a partnership firm model, then in that case there can be multiple owners. So in that case the equity accounts also needs to be maintained for multiple owners. Okay? And even this is possible that we are running the business in the form of a company, right? A corporate. So in such cases, what will happen? That we will make a common account for all of them together. Even that is possible. That's basically the common stock account or the preferred stock account. That is on behalf of all of them. Okay. So that's equity account, which can be one, can be multiple. Okay. Then if I talk about liability, again, there won't be just one single liability. There might be multiple liabilities. Liability towards Mr. Tom, liability towards Mr. Jerry, liability towards Mr. Harry Potter, and so on. Right? So there might be so many different liabilities account. Getting me? Yes. So all these are assets, equity, liabilities. Now, out of these assets, some assets might be long term, some assets might be short term. Okay? The long-term assets are normally called by the name of non-current asset. We call them as non-current asset. So whenever I say non-current asset, what should we understand? We are basically talking about the long-term assets. When I talk about the short-term assets, we call them as the current assets. We call them as the current assets. Okay. Now equity, the owner will always stay with us. Owner won't go. So this is always long term. But liabilities, now some of the liabilities might be payable in say 5 years, 10 years down the line. But some of the liabilities, you might have to just pay them back in a month or two, right? So same as assets, these also can be long term, means payable in long period, long term. So in such cases, we call them as non-current liabilities. Okay? While if suppose some of the liabilities are payable in short term, in a month or two, then we call them as current liabilities. So what we have understood till here is that we have multiple accounts, which can be asset, which can be equity, which can be liability. Okay. Now think about it. If suppose there is change in one of these accounts, the non-current account, there is some change. Now what kind of change? I'm talking about monetary change.
So monetary sense, either there will be an increase or a decrease as the case may be. If I'm talking in terms of money, मैं पैसों की भाषा में कह रहा हूं, तो या तो ये बढ़ेगा या तो कम होगा, कुछ ऐसा ही होगा, राइट? सो एनी सच चेंज, सपोज एक प्लस हुआ, सपोज, तो इसका एक कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट कहीं ना कहीं किसी और जगह पे पड़ा है. कहां पड़ा है? मे बी यहीं पे कहीं तो भी पड़ा है, या मे बी यहां पे कहीं तो भी पड़ा है ना? अब कहां हुआ ये लॉजिकली मुझे देखना होगा कि भाई ये इक्वल टू साइन हमेशा बना रहना चाहिए. सो थिंक अबाउट इट. इफ सपोज आई एम सेइंग कि assets are on the LHS and equity and liability are on the RHS. So suppose one of the asset is increasing, so it is possible that उसका second effect is in another asset. Another asset में अगर मुझे equality sign मुझे maintain करना है, so suppose there is a change of $100 here, then in another asset there should be another change, that is a reduction of $100 here. ये समझ में आ रहा है सबको? मैंने क्या कहा, ये समझ में आया सबको? If suppose one of the assets, like say I have furnitures, so मैंने और फर्नीचर खरीदा $100 में, तो मेरा फर्नीचर बढ़ा, है ना? तो उसका सेकेंड इफेक्ट कैन बी इन अनदर एसेट लाइक कैश. अगर मैंने फर्नीचर खरीदा तो मेरे जेब से कैश गया, सो फर्नीचर का बैलेंस $100 से बढ़ा, लेकिन कैश का बैलेंस $100 से कम हो गया. गेटिंग मी? तो ऐसा हो सकता है. लेकिन यह भी हो सकता है कि मान के चलो अगर मेरे यहां पर किसी एक एसेट में $100 का चेंज है, तो हो सकता है किसी और एसेट में कोई चेंज आया ही नहीं. द अदर चेंज इज ईदर हियर और हियर. लाइक से फॉर एग्जांपल मैंने फर्नीचर तो खरीदा, लेकिन आई डिडंट बाय इट फॉर कैश, आई बॉट इट ऑन क्रेडिट, सो द मनी इज पेबल, है ना? सो द मनी इज पेबल मतलब क्या? आई एम टॉकिंग अबाउट अ लायबिलिटी. सो अ चेंज, एन इंक्रीज इन एसेट कैन रिजल्ट इनटू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी. हो सकता है कि मेरा लायबिलिटी $100 से बढ़े. यू गेटिंग दिस? या इवन इक्विटी बढ़ सकता है. लाइक से फॉर एग्जांपल आई से दैट मेरे पास $10,000 कैश आया. कहां से आया? ओनर की तरफ से आया. सो मेरा कैश बैलेंस बढ़ा, लेकिन ओनर की तरफ से आया, इसलिए ओनर का इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस भी बढ़ा, है ना? सो इफ माय एसेट इज इंक्रीजिंग, माय इक्विटी इज आल्सो इंक्रीजिंग. नाउ दिस always should be a valid equation. It should not be something invalid. Invalid का मतलब क्या हुआ? If suppose I say asset is equal to equity plus liability. So if I say कि ये $100 से बढ़ा और ये $100 से कम हुआ, is this a valid equation? Is this a valid equation? Asset $100 से बढ़ा और liability $100 से कम हुआ. It's invalid. इट्स एब्सोल्युटली इनवैलिड. कैसे? एक बार टेस्ट करके देखना. सपोज आई राइट हियर $5,000, आई राइट हियर $5,000, है ना? इक्वल है. अब मैंने यहां पर $100 बढ़ाया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज 5,100. इन दैट केस अगर मैं राइट हैंड साइड को $100 से कम कर देता हूं, तो इट बिकम्स 4,900. ये इनवैलिड है, ये नहीं चल सकता. इन दैट केस द इक्वालिटी इज नो मोर कंटिन्यूइंग, राइट? सो ये वैलिड होना चाहिए सच दैट दिस इक्वालिटी साइन इज मेंटेन्ड ऑलवेज. ओके, ये समझ में आया सबको? नाउ बेस्ड ऑन दिस, इफ आई कम टू द डेबिट क्रेडिट साइन, डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज. Now first of all, let me tell you the importance of the debit credit language, why it is important for us. Understand this. In accounting, we cannot say that a plus always results into a plus. A plus is equal to plus, or a minus is equal to minus, or a plus is equal to minus, or a minus is equal to plus. It can be anything. Okay? प्लस माइनस लैंग्वेज में अगर मैं अकाउंटिंग में आगे बढ़ूंगा ना, तो इट कैन बी एनीथिंग. अब जरा यहीं पे देख लो जो हम लोगों ने अभी अभी देखा. सर यहां पर प्लस वाज रिजल्टिंग इनटू अ प्लस हियर इक्वालिटी में, लेकिन यहां एक प्लस वाज रिजल्टिंग इनटू अनदर माइनस. तो ये प्लस माइनस लैंग्वेज बिकम्स अ बिट कंफ्यूजिंग फॉर मी इफ आई एम टॉकिंग, इफ आई एम रिकॉर्डिंग सम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस. सो लोगों ने कहा कि भाई ये लैंग्वेज को हटाओ, इसकी जगह लेट्स ब्रिंग आवर डेबिट एंड क्रेडिट लैंग्वेज विच विल बी फ्रेम्ड इन सच अ लॉजिक कि ये प्लस माइनस इक्वालिटी बराबर हैंडल हो जाए. ठीक है? सो ये एक बेहतरीन सा कोड लैंग्वेज हमारे सामने आ रहा है. ठीक है? नाउ दिस इज ऑल्सो मैथमेटिकली वैलिड. अब ये कैसे होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए,
मैंने अभी अभी आपको कहा एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, है ना। सो यहां पर जो मैंने लिख के रखा है, इसका जो भी मैथमेटिकल नेचर होगा, इन दोनों का मैथमेटिकल नेचर बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा। लॉजिकल इनफ, समझ पा रहे हो ये बात? ठीक है, तो जरा देखो, अगर मैं कहता हूं कि मेरा असेट इंक्रीज हो रहा है, अगर असेट इंक्रीज हो रहा है तो इसके लिए मैं कर दूंगा इसे डेबिट। ओके, सो डेबिट इन एसेट रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन एसेट। ओके, देन व्हाट शुड बी क्रेडिट? क्रेडिट शुड बी अ माइनस, है ना। तो असेट में अगर माइनस हुआ दैट मींस क्रेडिट, सिंपल। ओके, सो ये दोनों का रूल क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब अब यहां पर अगर मुझे प्लस साइन के लिए देखना है तो ऑपोजिट मतलब ये हो जाएगा क्रेडिट, और माइनस साइन की अगर बात कर रहा हूं मतलब डेबिट। लॉजिकल इनफ, है ना। अगर एसेट को मुझे बढ़ाना है तो डेबिट करो, लाइबिलिटी या इक्विटी को बढ़ाना है क्रेडिट करो, अगर वहीं पे एसेट को मुझे कम करना है क्रेडिट करो, लाइबिलिटी या इक्विटी को कम करना है डेबिट करो। मेक सेंस? लॉजिकल है? सबको समझ में आ रहा है ये बात? ओके, देखो बेटा, आपको कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत जा रही है, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, देन अगर आपकी आवाज मुझ तक नहीं भी आ रही है, देन वन थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट रेज योर हैंड। ओके, आप हाथ उठा लोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप में से किसी न किसी के मन में कोई ना कोई डाउट है, एंड इन दैट केस आई विल कम बैक। ठीक है, दो वी आर इनटू वेरी बेसिक्स राइट नाउ, ये बेसिक्स में जनरली स्पीकिंग वी आर जस्ट ब्रशिंग थिंग्स अप, एंड मे बी अपने को कोई डाउट्स अभी फिलहाल आए नहीं, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे टॉपिक्स में जाएंगे, आ सकता है। तो जब भी आएगा, बिना किसी हेजिटेशन के जस्ट रेज योर हैंड्स, मे बी नॉट इमीडिएटली बट लेटर ऑन आई विल कम टू यू एंड वी विल डिस्कस दैट। ठीक है, ये समझ में आया सबको? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, जरा ध्यान से देखना अभी। कैन आई से कि वी आर डूइंग द बिजनेस फॉर प्रॉफिट्स? क्यों कर रहे हैं भाई बिजनेस? प्रॉफिट्स कमाने के लिए। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं, कैन आई से कि प्रॉफिट्स और लॉस बिलोंग टू द ओनर? ये किसके पास जाएगा? ओनर के पास जाएगा। सो मैं अगर ऐसा लिख दूं कि इक्विटी के आगे यहां पर मैं ऐड कर देता हूं प्लस प्रॉफिट, चलेगा? है ना। बाकी का एज इट इज रख देता हूं मैं, यानी मैंने यहां पर ये चेंज कर दिया, इक्विटी में मैंने प्रॉफिट जोड़ दिया, है ना। Now think about it. If I talk about profit, can I say it is nothing but a comparison of revenue with the expense? Income minus expense, revenue minus expense is my profit, है ना। So मैं इक्वेशन को अभी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। Asset is equal to equity plus profit लिखने की जगह मैं लिख रहा हूं revenue minus expense plus liability, चलेगा? ऐसा भी चलेगा, है ना। Now, if you look at one of the items here, ये, then what do you see? It is carrying a negative sign. बाकी सब में तो पॉजिटिव साइन है, बस उसमें एक नेगेटिव साइन है ना। सो एक काम करते हैं, ये नेगेटिव ऑड मैन आउट को भगा देते उस तरफ, ठीक है ना। चलो भगाओ उसको, कहां भगाओ? उस तरफ भगा दो उसको। भगा दोगे तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। इन दैट केस कैन आई से इट विल बी लाइक दिस, एसेट प्लस एक्सपेंस, ऐसे ही हो जाएगा। विल बी नाउ इक्वल टू, अच्छा ये मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं इक्विटी, नहीं तो वो ई में कंफ्यूजन हो जाएगा। विल बी नाउ इक्वल टू इक्विटी प्लस रेवेन्यू प्लस लाइबिलिटी, करेक्ट। तो भाई मुझे अभी एलएचएस में दो चीजें नजर आ रहा है, आरएचएस में तीन चीजें नजर आ रहा है। इन सब में कहना है कि इन दोनों का मैथमेटिकल नेचर सिमिलर होगा और इन तीनों का मैथमेटिकल नेचर सिमिलर होगा, कहना है सो। तो इससे से हमारा रूल बन गया सर। क्या रूल बन गया? देखिए, जो असेट के लिए मैंने यहां रूल बनाया था ना, द सेम रूल विल बी एप्लीकेबल टू एक्सपेंसेस एज वेल, दैट इज अ इंक्रीज इन असेट और इंक्रीज इन एक्सपेंस। अब जरा ध्यान से सुनना, द इंक्रीज इन असेट और इंक्रीज इन एक्सपेंसेस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेबिटिंग दैट असेट और एक्सपेंस अकाउंट। सो अगर मैंने ये ऐसा बनाया और ये अकाउंट असेट या एक्सपेंस का है और मैंने कोई भी अमाउंट यहां लिखा, यानी मैंने उसे डेबिट किया, तो इफ आई एम डेबिटिंग इट हियर, इट रिप्रेजेंट्स दिस असेट और दिस एक्सपेंस हैज इंक्रीज्ड, ओके। बट सपोज इफ आई वांट टू डिक्रीज देम, then I will
credited. अगर मैंने कोई भी अमाउंट यहां लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ? द एसेट और एक्सपेंस हैज डिक्रीज्ड. ठीक है. वहीं पे अगर मैं बात करता हूं अबाउट इक्विटी, रेवेन्यू और लाइबिलिटी, तो इक्विटी, रेवेन्यू और लाइबिलिटी में अगर मुझे इंक्रीज इफेक्ट दिखाना है तो दैट विल बी क्रेडिट, और डिक्रीज इफेक्ट दिखाना है दैट विल बी डेबिट. सो व्हाट यू मीन बाय दिस? सो अगर मैंने कोई इक्विटी का अकाउंट बनाया, या सपोज मैंने कोई रेवेन्यू का अकाउंट बनाया, या सपोज मैंने कोई लाइबिलिटी का अकाउंट बनाया, सो इफ आई एम राइटिंग समथिंग हियर, this means that the liability or equity or revenue has increased. And if I'm writing something here, so this means the liability or revenue or equity has decreased. This is the simple rule. Okay? ये सबको समझ में आया? All right. So अगर आपको ये पेजेस में से कहीं भी कुछ भी लिखने लायक लग रहा है, then in that case tell me. In that case I will wait and I will ask you to write it down. लिखना है किसी को? यू वॉन्ट टू राइट इट डाउन? क्योंकि ये नोट्स वन टाइम है, ये नोट्स बाद में खो जाएंगे. मैं वो ये चीज तो आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन यहां पर उसका डिटेल है, एलैबोरेशन है. ठीक है. ये या तो हमारे दिमाग में रहेगा, या तो हमारा दिमाग जो कि 2 KB रैम के केबीपीएस रैम के साथ हमारे पास है, 2 KB रैम के साथ है ना, तो उसके साथ हम लोग भूल जाएंगे. तो अगर आपको लिखना है तो डेफिनेटली यू कैन राइट इट डाउन. ठीक है. अपने भाषा में अपने सेल्फ नोट्स आर द बेस्ट नोट्स. इससे अच्छे बुक होते ही नहीं है. ठीक है. मैं आपको दे दूंगा, यू विल गेट द हॉक मटेरियल्स, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन बेटा जो हमने खुद ने अपने हाथ से हमारे गंदे वाले हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है ना, और अपनी भाषा में लिखा है, कहीं पे इंग्लिश, कहीं पे हिंदी, कहीं पे गुजराती, कहीं पे कुछ और, है ना, तो ये जो लिखते हैं ना, दिस इज द बेस्ट नोट्स. ये सबसे ज्यादा काम में आता है हमारे एग्जाम के पहले. ठीक है. सो इसलिए आपको एक सेपरेट रजिस्टर बनाना ही चाहिए, और इसमें अपनी भाषा में लिखो, इस तरह से लिखो कि याद आ जाए कि आज के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था. ठीक है.
Return the page. Done. Okay. Changing the page.
The varieties of accounts. Yes. Should I turn the page? Okay. Okay. Now this is something that is to be developed. हमें अपने आप में ये डेवलप करना पड़ेगा कि हम लोग इक्वेशन को देख के ये समझ पाए कि व्हेन इट इज वैलिड एंड व्हेन इट इज इनवैलिड. ठीक है. हमें वैसे क्वेश्चंस टेस्ट किए जाएंगे एग्जाम में. देखेंगे हम लोग एमसीक्यूज के फॉर्म में. चलो भाई पेज टर्न कर रहा हूं फिर अभी. बॉयज लिखना हो गया. ओके. Now, this is basically a symbolic way of writing that instead of plus minus language in accounting, we use debit credit, okay? Because it simplifies the things. And then we have this debit credit
इक्वेशन एक काम करो तुम लोग डायरेक्टली ये लिखो, ये जो ये लास्ट में बॉटम में लिखा है ना, इसको लिखो डायरेक्टली, ये वाला पार्ट। ठीक है, राइट, डन। चलिए, सो कमिंग बैक टू द बुक, so the same thing is written here, rules of debit and credit, the same thing is written. What you will do is you will write the same thing again here. ये जो यहां एक ऐसे एक बॉक्स बना लो, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि यहां पे बुक में ही आप उसे इस तरह से लिख के रख लेना, जो अभी अभी अपन ने रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट जो देखे थे ना इक्वेशन फॉर्म में, उसे आज घर जाके आपको एज होमवर्क यहां पे इसको फिलअप करना है। ठीक है, ये मैं शेयर करूंगा आपके साथ में, आप इसका प्रिंट आउट निकालना और इस पे उसको लिख के रख लेना। ठीक है, चलो, so now we will come to an example. Let's go for a bit of practice, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, सो हम यहाँ पर ऐसे अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस यहाँ पे देख रहे हैं। हम लोग इन्हें क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि व्हाट आर द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, देन वी विल डेबिट और क्रेडिट देम, वी विल जर्नलाइज देम, जर्नल एंट्रीज, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट वी विल पोस्ट देम इन द लेजर। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो पहले से पढ़ चुके हो उनको बता रहा हूं, तरीका चेंज होगा, रहेगा सेम, तरीका थोड़ा सा चेंज होगा, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग तो ऑब्वियसली इसको सीखेंगे अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो आइडेंटिफाई द अकाउंट्स एंड देयर नेचर एंड पास द जर्नल एंट्रीज एंड ऑल्सो पोस्ट इन द लेजर। ठीक है, चलो ठीक है, पहला, ओनर इन्वेस्टेड $50,000 इन द बिजनेस। ठीक है, now how to think about this, we are thinking from the point of view of the business, the transaction is between the owner and the business. ओनर की तरफ से हमारे पास, हमें इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हाँ, हमारे पास आए हैं कैश में $50,000। ये किस फॉर्म में आए हैं, कैश फॉर्म में आए, तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ा, राइट। नाउ थिंक इट इन दिस वे कि अगर मेरे पास पैसा आया, मैंने इसके बदले में क्या दिया ओनर को, मैंने कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, ओनर के पास से तो मेरे पास पैसे आ गए, लेकिन मैं उसको बोल रहा हूं हाँ भाई तू ओनर है, यू आर द ओनर। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उसको एक क्राउन पहना देंगे, हाँ तू ओनर है भाई, ये चेयर तेरा है, तू इधर बैठ, और क्या कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू हिम। सो ये जो 50,000 है, हाउ बिजनेस विल रिकॉग्नाइज इट, दैट दिस मनी इज पेबल बैक टू द ओनर। ठीक है, यही चीज हमारा ऑब्लिगेशन है बैक टूवर्ड्स द ओनर, इस तरह से मुझे इसे रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो है दिस इज बेसिकली ओनर का इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस, है ना। तो जरा समझो, ये कैश बैलेंस तो मेरा बढ़ा, लेकिन सेकंड इफेक्ट इज कि ओनर का इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस भी बढ़ा, राइट। तो देखो मैंने यहां पे नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखा है, ये आपको लिखना है आराम से घर पे। ठीक है, फिलहाल आप लोग सिर्फ ऑब्जर्व करो मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे बोल रहा हूं कैश बैलेंस increased. Can I say cash balance is my asset? है ना, ये बढ़ा, तो इसे मैं डेबिट कह के संबोधित करूंगा। ओके, इसी तरह से माय इन्वेस्टमेंट
by owner also increased. ठीक है. Now this will be called by the name of owner's capital or owner's equity, या अगर यही मैं कंपनी फॉर्म में कहूंगा तो इसी को हम लोग कहेंगे एज कॉमन स्टॉक. ठीक है. फिलहाल के लिए आई एम यूजिंग द नेम ओनर्स कैपिटल. ठीक है. तो ओनर का कैपिटल इक्विटी बढ़ा, इसलिए इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, इसे क्रेडिट. टू रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन एसेट आई डेबिट इट, एंड टू रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी वी क्रेडिट इट. राइट. अब ये जो चीज है इसे मुझे जर्नल के फॉर्म में यहां पे इस तरह से लिखना है. अब जनरली हमारा जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, डेट, पर्टिकुलर्स एंड समथिंग लाइक दैट. यहां पर जो लिखा जाता है उसमें चेंज को ऑब्जर्व करो सब लोग. यहां पर जो मैं लिख रहा हूं वो है अकाउंट एंड एक्सप्लेनेशन. जो नरेशन होता है ना उसी को हम लोग कहते हैं एक्सप्लेनेशन. इंडिया में एक बाई और टू का परंपरा होता है, बाई फिर टू. यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है. इंडिया में भी हम लोग एक नरेशन नाम की चीज लिखते हैं. नरेशन के आगे एक बीइंग लिखा जाता है, बीइंग सो एंड सो सो एंड सो एंड सो, है ना. जिसमें सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स एक चीज जानते हैं क्या करना है, बीइंग लिख देना है और फिर क्वेश्चन की लाइन को उठा के एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर देना है ना. जब तक हम लोगों ने किया ऐसे ही किया है, अदरवाइज किया ही नहीं, नरेशन लिखा ही नहीं हमने कई बार. राइट. तो भाई यहां पे आपको इस तरह से इसको लिखना होगा. एक्सप्लेनेशन को ब्रैकेट में लिख रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस जर्नल एंट्री, तो वही वहां पे लिखना है. तो देखो मैंने कैसे लिखा. नाउ इन दिस क्वेश्चन आई डिडंट गिव यू द डेट, सो आई एम जस्ट राइटिंग द डेट ऑफ एंट्री देयर. उसके बाद मैंने कुछ इस तरह से लिखा, डेबिट. ठीक है. कौन सा अकाउंट का नाम, द अकाउंट नेम दैट इज टू बी डेबिटेड. अब यहां पे मैंने किसको डेबिट किया है, कैश को डेबिट किया है. सो डेबिट कैश अकाउंट. फिर मैंने यहां पे कॉलम बना के रखा है डेबिट का, वहां पे मैंने लिख दिया $50,000. ठीक है. उसी तरह से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर मैंने लिखा क्रेडिट. फिर क्रेडिट जिस अकाउंट को किया, ओनर्स कैपिटल, और उसे लिख दिया मैंने क्रेडिट वाले कॉलम में. और यहां पे नरेशन में मैं लिख दे रहा हूं व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, तो वहां पे लिख दे रहा हूं टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर. कुछ समझे किस तरह से लिखा हम लोगों ने, है ना. अब देखो जो लोग पढ़ चुके हो पहले वो लोग सब रिलेट कर पा रहे होंगे. वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी डू इन इंडिया, बस थोड़ा सा 19-20 का फर्क है. दैट्स इट, है ना. बस इसकी प्रैक्टिस करनी है, ना तो पता चला वहां पे एग्जाम में अपन इंडियन पैटर्न में ढूंढ रहे हैं सब चीजें, है ना. चलिए तो ये अभी एक बार हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है. चलिए ये हुआ, ये समझ में आया सब लोगों को. अब मैंने एक तो आपको सैंपल बेसिस में लिख के दे दिया, फिर आपको इसको पोस्ट करना पड़ता है. ठीक है. इसके बाद आपको इसको पोस्ट करना पड़ता है. ये मैंने एक सैंपल बेसिस में दिया है, बाकी सब आपको यहाँ पे फिलअप करना है. फॉर्मेट बना के दे दिया, लेकिन लिखना आपको है. ठीक है. तो देखो ये जर्नल एंट्री जैसे ही पास हुआ, इमीडिएटली वी गो टू द लेजर. लेजर में जो आप लोग देखोगे मोस्टली यू विल फाइंड अ रनिंग अकाउंट, जिसकी हमें यूजुअली आदत नहीं होती है. लेजर में आज के डेट में रनिंग अकाउंट बहुत ज्यादा चलता है. ठीक है. ग्लोबल लेवल में अगर आप कोई भी फॉरेन लेवल में कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर देखोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो खैर लेजर नहीं नजर आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में कहीं पे भी अकाउंटिंग में जाओगे तो यू विल मोस्टली एक्सपीरियंस अ रनिंग अकाउंट. ठीक है. और हमारी आदत वो टी फॉर्मेट की होती है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत जाती है, लेकिन इसके अपने एडवांटेजेस होते हैं जिसकी वजह से इस तरह से दिया जाता है. लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट टी फॉर्मेट हैज नॉट बीन स्क्रैप्ड. टी फॉर्मेट भी है अभी भी. ठीक है. लेकिन ये मोस्टली दिखेगा इसलिए मैंने ऐसा किया है. सो देखिए ये किस तरह से बनाया जा रहा है, जस्ट ऑब्जर्व. मैं यहां पे पहले लेफ्ट में लिख रहा हूं अकाउंट का नाम. ठीक है. उसके बाद यहां पे मैंने लिखा डेट ऑफ द एंट्री, डिस्क्रिप्शन, पर्टिकुलर्स की जगह डिस्क्रिप्शन, फोलियो नंबर रहता है, बिल्कुल जर्नल लेजर फोलियो एज इट इज रहता है. फिर मैंने एक डेबिट अमाउंट, एक क्रेडिट अमाउंट, ऐसे दो अमाउंट के कॉलम बनाए, और फिर एक बैलेंस का कॉलम बनाया. सो आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन we will be calculating and we will be writing the balance. This is basically the running format. अब इसमें कैसा होगा देखो, जैसे मैंने यहां पर क्या किया, मैंने कैश अकाउंट को डेबिट किया है. कैन आई से सो? जस्ट ऑब्जर्व दैट, जो मैंने अभी सर्कल किया हुआ है, कैश को डेबिट किया है. ओके. जिसकी वजह से बैलेंस में फिलहाल डेबिट ही पड़ा हुआ है 50,000 का. 50,000 का डेबिट इज इन बैलेंस. इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं डेबिट बैलेंस. डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, डेबिट इज इन बैलेंस, डेबिट बच गया.
ठीक है। अच्छा ये तो लिखा, लेकिन फिर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखूंगा? डिस्क्रिप्शन में आई विल रेफर टू द अदर अकाउंट. द अदर अकाउंट इज ओनर्स कैपिटल. गेटिंग मी? अब इसी तरह से जब मैं ओनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, यहां पे क्रेडिट में लिख रहा हूं $50,000, है ना, और बैलेंस में भी क्या लिख रहा हूं? 50,000. ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं क्रेडिट. ओके, और डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूं द अदर अकाउंट. नाउ फॉर ओनर्स कैपिटल द अदर अकाउंट इज कैश. ठीक है. नाउ दिस इज द फॉर्मेट दैट वी नीड टू प्रैक्टिस, जर्नल एंड लेजर. ठीक है, बस हमें इसकी आदत डालनी है, नथिंग एल्स. ओके, इट वोंट बी अ रॉकेट साइंस, इट वोंट बी डिफिकल्ट एट ऑल, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा. विदाउट प्रैक्टिस इट विल बी डिफिकल्ट, विद प्रैक्टिस इट विल बी सुपर इजी फॉर अस. ओके, लेट्स गो फॉर इट देन. चलिए फिर से देखते हैं अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. ठीक है, व्हाट डू यू सी हियर? परचेज्ड फर्नीचर फॉर $2,000. आई मीन ट्रांजैक्शन नंबर 2. हाँ, purchased furniture for $2,000 on credit from XYZ Limited. Okay, what is happening here? We purchased furniture. Okay, so we bought an asset. क्या नाम है asset का? Furniture, right? So furniture, which is an asset, has increased, right? बट ऑन द अदर हैंड अगर मैंने फर्नीचर खरीदा, लुक एट द डुअल एस्पेक्ट, मैंने खरीदा तो बदले में क्या? बदले में क्या मैंने कुछ दिया है? नो. सो आई बॉट इट ऑन क्रेडिट फ्रॉम XYZ लिमिटेड. सो इफ आई पे, I need to recognize the outflow, but if I don't pay, I need to recognize the obligation towards XYZ Limited. So the second aspect here is my obligation towards XYZ Limited. Okay, this is my liability. Okay, this also has increased. Okay, so if suppose I want to recognize an increase in asset, I will debit it. But the consequent effect is my liability is also increasing. So to increase in liability, I need to credit it. Simple. Now we need to write it in the journal first. So furniture was debited, and I won't write all of these. I will simply write the name XYZ Limited. Okay, or liability towards XYZ Limited. Max to max I can write like that. Okay, now the name can differ. You can change it. You can write obligation towards XYZ Limited. You can say liability towards XYZ Limited. You can simply write XYZ Limited. That's okay. Okay, so what I will do is I will write here. How I will write? I will write like this. See, I am writing first of all debit. What I debited is furniture. Okay, so I am debiting furniture by how much? By $2,000, correct? $2,000. So I will write that in the column of debit. Okay, then after leaving some space, I will write here credit liability towards XYZ Limited, or simply XYZ. Okay, and I will write that amount in the credit column, 2,000. Okay, and here I will write the explanation. So this is to record purchase of furniture and obligation towards XYZ. Got it? So I will write this journal entry first, and then I will post it in the ledger. So how will I post in the ledger? So again, I will have to make an account. This account will be furniture account, and then liability towards XYZ. Okay, in furniture account I am debiting furniture, correct? So when I am debiting furniture, I will write it here. Okay, and I will write the name of the other account. Other account is liability towards
XYZ. Okay. Similarly, I am crediting liability towards XYZ. So I will write that amount here in the column of credit. And I will write here the name of the other account. What is that other account? Furniture. But immediately after writing that, we will also write a balance. So here, furniture, it has a debit that is in balance. So I will write 2000 here, and into bracket I will write debit. So debit is in balance. Similarly, liability towards XYZ, I will write 2000 here, and I will write here credit. Credit is in balance. You're getting it how we are writing this? Okay, this is the US pattern. Okay, is it really very difficult? बहुत मुश्किल लग रहा है? It's only a matter of आदत. Okay, चलिए. So what we will do is we will quickly discuss all these transactions. Then I am sending these notes to you. You will be completing them on your own. Okay? अगर difficulty जाती है, then in that case सर आपसे मेरा नंबर शेयर करेंगे, या जो ग्रुप हमारा बना हुआ है वो ग्रुप में आप लोग उस डिफिकल्टी को पोस्ट कीजिए, एंड आई विल गाइड यू दैट हाउ टू गो अहेड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी. ठीक है, तो मैं यहां पे आपको एक एक करके बता देता हूं. देखिए, सबसे पहले पेड सैलरी $3000. नाउ व्हेन आई एम मेकिंग अ पेमेंट ऑफ सैलरी, इट्स एन एक्सपेंस फॉर मी. एक्सपेंस, राइट? सो सैलरी account, salary is increasing, expense is increasing. So salary should be debited, and paid means there is an outflow of cash. So my cash balance is reducing. So cash should be credited, cash which is an asset. So when you write, you will be writing like this first. Okay, then you will write a journal and ledger. Then cash deposited in bank. So my cash balance is reducing and my bank balance is increasing. So bank balance is also an asset, cash balance is also an asset. But one asset is increasing, bank balance, and one asset is decreasing, cash balance. So we can make Bank of America account, which is increasing, so it is to be debited, and cash account, which is decreasing, so it is to be credited. Then we purchase raw material for $8,000, payment made by check. Okay. So whenever we buy anything like this, we create an account called as inventory account. So for the time being, just make inventory account. Okay. Don't make purchase account. Please make inventory account. Okay. So does that mean that purchase account is wrong? No. You can debit that to purchase, you can debit that to inventory, but that depends on what method we are adopting. The method can be a periodic inventory system or a perpetual inventory system. So depending upon what method we are adopting, we need to debit that to inventory or purchase as the case may be. But this is something that we have not discussed yet. So you will debit that to inventory account for the timing. Later on we will discuss that in detail. Okay? So inventory account, inventory is increasing, your asset is increasing, and you're making payment by check. So your bank balance is reducing. So inventory account will be debited and bank account will be credited. Okay. So for the timing, let's do one thing. You can go ahead only till the first 5 transactions. Let's see whether we are comfortably able to write in the proper format or not. So go for just the first 5 transactions. The next 5 transactions we will discuss that tomorrow in tomorrow's class. All right. Is it okay to all of you? Yes, I guess we are already tired now after discussing so much. So let's stop for now. And if you have any doubts, let's take those doubts. कोई डाउट्स है तो बिंदास पूछो भाई. नो डाउट्स. ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी कहा था मैंने. उम्मीद करता हूं पहला ही वाला है. सबको समझ में आ रहा है, इसलिए कोई डाउट्स नहीं है. ठीक है. यस, चल, दैट्स इट. लेट्स एंड इट हियर. इसके नीचे, इसके बाद में कुछ एमसीक्यूज भी रखे थे मैंने, लेकिन सिंस ये पूरा कंप्लीट नहीं किया इसलिए एमसीक्यू अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं. एमसीक्यू हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो होप टुडेज क्लास वाज आल्सो समथिंग इंफॉर्मेटिव. आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा. ठीक है. इवन इफ यू न्यू, यू या तो ब्रश अप हो गया या तो कुछ सीख लिया. दैट्स इट. आगे कल देखेंगे हम लोग इसके आगे का जर्नी. ठीक है. इसके आगे के जर्नी में कल आएगा ट्रायल बैलेंस और उसके बाद की चीजें. ठीक है. चलिए,
So let's stop for today. Bye bye, all of you.